तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ मॉस्को में मौजूद हैं। रेडक्लिफ ने मॉस्को में कुछ मीटिंग्स में हिस्सा लिया, लेकिन इन बैठक का मकसद क्या था? कौन कौन मीटिंग में शामिल रहा? किसी को भी कोई जानकारी क्यों नहीं दी गई? इस खबर पर व्हाइट हाउस के साथ ही क्रेमलिन ने भी कुछ भी कहने से मना कर दिया है। और रेडक्लिफ की मॉस्को यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब रूस और अमेरिका के संबंधों में यूक्रेन युद्ध को लेकर तनाव बना हुआ है। बिल्कुल, यूक्रेन में चल रहा युद्ध 4.5 साल से जारी है और अमेरिका के मध्यस्थता में संघर्ष खत्म करने के लिए चल रही बातचीत फिलहाल रुकी हुई है। दूसरी ओर यूक्रेन ने रूस के अंदर काफी दूर तक जवाबी हमला भी तेज किया। ऐसे माहौल में CIA प्रमुख का मॉस्को दौरा खास अहमियत रखता है। कयास ये लगाए जा रहे हैं मॉस्को से कोई बड़ी खबर आने वाली है। सवाल यह भी है कि क्या ट्रंप मॉस्को पहुंचने वाले हैं? इसी पर होगी एक्सपर्ट के साथ बात। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद है उनसे आपका परिचय करा दें। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद है। नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है और हमारे सहयोगी मनीष झा भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मनीष, आपका भी रुख करेंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर है रूस में यूक्रेन का ड्रोन अटैक, जहां कोतुवस्क में यूक्रेन ने इस बड़े ड्रोन अटैक को अंजाम दिया है और निशाने पर वालबेरीज ई-कॉमर्स सेंटर। इस हमले के बाद ई-कॉमर्स सेंटर में आग भी लगी। और एक और बड़ी खबर, रूस के अमूर गैस केमिकल कॉम्प्लेक्स में धमाका हुआ है। प्री कमिश्निंग के दौरान जबरदस्त धमाका हुआ है। धमाके के बाद इमारत में भीषण आग लग गई। धमाके से कॉम्प्लेक्स को भारी नुकसान की खबर। ये देखिए, आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब रूस की तेल सप्लाई सिस्टम पर भी हमला हुआ है। मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर यह अटैक है और एक ऑयल डिपो पर भी अटैक की खबर है। नॉर्थ क्रिमियन नहर के रेलवे पुल पर यह हमला हुआ है और रूसी सेना की सप्लाई लाइन में रुकावट भी आई है। तो देखिए, इस हमले की वो तस्वीर आपके सामने है, जहां अब अचानक हुए इस हमले के बीच ये देखिए रूसी सेना की सप्लाई लाइन में रुकावट की खबर है। हर तरफ धुएं का ये गुबार और लगातार ऑयल रिफाइनरीज पर हो रहे हमलों के बीच मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर एक और अटैक हुई। ये सबसे बड़ी खबर है क्योंकि रूस की तेल सप्लाई सिस्टम पर लगातार हमले हो रहे हैं। दो तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं, जहां एक बार फिर से ऑयल डिपो पर किए गए हमले की ये तस्वीर और ये नॉर्थ क्रिमियन नहर के रेलवे पुल पर हमला बताया जा रहा है, जहां रूसी सेना की सप्लाई लाइन भी रुकावट आ चुकी है। और देखिए, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है जो सामने आ रहा है। अचानक से रूस में अमेरिकी विमान उतरा। US आर्मी के विमान की लैंडिंग हुई है। कहां पर? रूस के अंदर। लातविया से उड़ान भरकर मॉस्को पहुंचा है ये देखिए आपको तस्वीरें। आखिर क्या हो रहा है? US एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर की लैंडिंग हुई है वनुकोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। रूस के अंदर यह लैंड हुआ है। तो अमेरिका, जो कि रूस का धुर विरोधी, हालांकि हाल फिलहाल में ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी तरह से एक मध्यस्थ के तौर पर वो काम करें और रूस और यूक्रेन जंग को रोक दें। और इस बीच कई बार उनकी टेलीफोनिक जो बातचीत है वो भी हुई, लेकिन अब ये लैंडिंग, इसका क्या मतलब? और अचानक मॉस्को पहुंचे CIA के चीफ जॉन रेडक्लिफ। आज की ये सबसे बड़ी खबर है, जहां C-17 ग्लोब मास्टर विमान से मॉस्को गए रेडक्लिफ और मॉस्को में पुतिन के अधिकारियों से रेडक्लिफ की मुलाकात। और रेडक्लिफ के मॉस्को दौरे को लेकर पूरी दुनिया में हलचल तेज हो चुकी है। हालांकि टाइमिंग इस दौरे की बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में बड़े सवाल, क्योंकि CIA निदेशक की मॉस्को यात्रा क्या इंडिकेट कर रही है? और इसी के साथ एक्सपर्ट से सवाल करने से पहले आपको बता दें कि रेडक्लिफ के मॉस्को दौरे को लेकर पूरी दुनिया में हलचल तेज है, क्योंकि फिलहाल मॉस्को में पुतिन के अधिकारियों के साथ रेडक्लिफ की मुलाकात। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर, बेहद ही गोपनीय तरीके से जॉन रेडक्लिफ की जो मॉस्को यात्रा है वो हो रही है। मॉस्को में US डिप्लोमेट की गाड़ियां नजर आई हैं। ये देखिए आप तस्वीरें, रूसी जमीन पर अमेरिकी गाड़ियां
अमेरिकी विमान लैंड कर रहा है, रैटक्लिफ पहुंचे हुए हैं CIA चीफ, राजनयिक वाहनों का काफिला देखा गया है। रूस की तरफ से कहा गया हमें इसकी जानकारी नहीं। तो एक तरफ मॉस्को में CIA चीफ रैटक्लिफ और दूसरी तरफ यह कहा जा रहा बहुत ही गोपनीय तरीके से इस पूरे दौरे को रखा गया है। हालांकि अब तो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। आखिर इसे गोपनीय रखने का फिर मकसद क्या है, क्योंकि रूस की तरफ से अब भी यह कहा जा रहा है कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। एक तरफ विमान जो ग्लोब मास्टर विमान है अमेरिकी, वो लैंड करता हुआ नजर आ रहा है, अमेरिकी जो काफिला है वो नजर आ रहा है गाड़ियों का, फिर भी रूस अभी डिनाई कर रहा है। पर है और सवाल ये कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि वॉशिंगटन के मिलिट्री बेस से C-17 की उड़ान विमान ने अमेरिका से लातविया की उड़ान की और विमान मंगलवार करीब 9 बजे मॉस्को रवाना हुआ। मॉस्को के वुनुकोवो एयरपोर्ट पर विमान उतरा। विमान RCH 4555 कॉल साइन से उड़ रहा था और रूसी एयर स्पेस से होकर मॉस्को पहुंचा है विमान। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी आर्मी ने रूस पर तत्काल हमले रोक दिए हैं। अमेरिका के कहने के बाद हमलों को रोका गया है। रूस पर अगले 48 घंटे यूक्रेन हमला नहीं करेगा। रूस यूक्रेन में तनाव कम करने की कोशिश है और इसी से जोड़कर क्या इस दौरे को, जॉन रैटक्लिफ के दौरे को जोड़कर देखा जाए, क्योंकि यूक्रेन ने रूस पर अपने हमलों को रोक दिया है। अभी फिलहाल एक ब्रेक, एक विराम लगाया गया है और यह विराम 48 घंटे का अमेरिका ने कहा और यूक्रेन ने यह माना। तो रूस में CIA चीफ, कोई बड़ी खबर आने वाली है क्या? क्योंकि C-17 ग्लोब मास्टर की मॉस्को में लैंडिंग। ऐसे में सवाल यह कि क्या ट्रंप मॉस्को की यात्रा पर जाने वाले हैं। खबर यह कि CIA चीफ की रूसी ऑफिसर से मुलाकात, मीटिंग का एजेंडा क्या, इसकी जानकारी नहीं, लेकिन मायने साफ है, यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई बातचीत संभव है। खबर तो यह भी है कि मॉस्को में US डिप्लोमेट की गाड़ियां भी दिखी हैं। इसके मायने साफ है, जहां युद्ध कैदियों का आदान प्रदान भी संभव है। और खबर है कि क्रेमलिन और पेंटागन की रहस्यमयी चुप्पी, इसको लेकर भी बड़े सवाल, जहां पर्दे के पीछे कूटनीतिक हल्की सुगबुगाहट भी मिल रही है। हालांकि यात्रा से पहले यूक्रेन ने रूस में हमलों को रोका है। साफ है, रूस यूक्रेन में तनाव कम करने की ये कोशिश है। हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, CIA निदेशक जॉन रैटक्लिफ की अचानक मॉस्को यात्रा, वहीं अमेरिकी C-17 सैन्य विमान का मॉस्को में उतरना, क्या इंडिकेट कर रहा है ये? देखिए, फरवरी से तो प्रेसिडेंट ट्रंप ये भूल गए थे कि रूस और यूक्रेन के बीच में जंग चल रही है और वो ईरान में बिजी थे। अब जबकि ईरान में उनको रिजल्ट नहीं मिला तो एक बार फिर वो दुनिया को ये बताने चले हैं कि देखिए, मैं पीस मेकर हूं और रूस यूक्रेन का युद्ध मैं रोकने की कोशिश में जुटा हुआ हूं। बस अंतर यह है कि पहले उनके जो स्पेशल इन्वॉय थे स्टीव विटकॉफ, वो जाया करते थे मॉस्को, अब उन्होंने CIA चीफ को भेजा है। और ठीक उसी पैटर्न में जैसे कि जब राष्ट्रपति बाइडेन कीव गए थे तो उस वक्त अमेरिका ने रूस से कहा था कि आप कीव पर अटैक मत करिएगा, ठीक उसी तरह से जब CIA चीफ मॉस्को पहुंचने वाले थे तो मंडे को ही यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से संदेश आया कि अगले 2 दिन तक आप ड्रोन से मॉस्को के आसपास अटैक मत करना, वहां पर हमारे एक सीनियर ऑफिशियल्स जाने वाले हैं। तो ये जो सो कॉल्ड रहस्य, जो सीक्रेट विजिट था, ये यूक्रेन के लिए उतना सीक्रेट भी नहीं था। और आप देखिए कि अभी रैटक्लिफ मॉस्को की जमीन पर ही होंगे कि पिछले 24 घंटे में यूक्रेन की तरफ से रूस के अलग अलग इलाकों में करीब कुल मिलाकर 450 ड्रोन से अटैक किया गया। तो ये ताजा स्थिति फिलहाल है। अब इन सब के बैकग्राउंड में देखा जाए तो हो सकता है कि दुनिया में एक बार फिर मैन बनने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप कहें कि मैं रूस जाना चाहता हूं। पिछले हफ्ते उन्होंने कहा था कि वो किम जोंग उन से मुलाकात करना चाहते हैं। तो उनका मकसद है ये दिखाने के लिए कि देखो, अमेरिका सुपर पावर है। कभी वो जिनपिंग से मिलते हैं, कभी किम जोंग उन से मिलते हैं, कभी वो पुतिन से मिलने की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान में इस तरह से अमेरिका को मिली असफलता के बाद क्या वो इस पोजीशन में है कि रूस को, यूरोप को, यूक्रेन को वो दबाव डलवा कर कोई भी शांति प्रस्ताव बनवा सके? ये अब शांति यानी कि डायलॉग प्रोसेस को आगे बढ़ाने की कवायद है। ब्रजेश सर, एक बात बताइए, हमने तो ऐतिहासिक दौरा भी देखा जब अलास्का पहुंच गए थे व्लादिमीर पुतिन, यानी जो किसी ने सोचा नहीं था बीते साल वो हुआ था। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर वही ढाके 3 बात, कुछ भी नहीं हुआ, दोनों तरफ से हमले और ज्यादा विध्वंसक हमलों को अंजाम दिया गया। लेकिन अब जब जॉन रैटक्लिफ पहुंचे हैं तो क्या कोई उम्मीद लगाई जा सकती है? क्या होने वाला है? क्या आपको नजर आ रहा है? करुणा, ये एक बहुत ही सनसनीखेज खबर जो
फैल गई है दुनिया में कि अमेरिका के CIA चीफ अनौपचारिक दौरे पे हशश तरीके से C-11 ग्लोबस्टार के जरिए पहुंचे हैं मॉस्को, तो तहलके वाली बात ही है। देखिए, हमको ये खाली लड़ाई जो है यूक्रेन और रशिया के बीच में, उसके नज़र से मैं नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ एक जो इनिशिएटिव है, ये ग्लोबल जियो स्ट्रेटेजिक रीसेट का हिस्सा है। जैसे रशिया फंसा हुआ है यूक्रेन के साथ युद्ध में 4.5 साल से, उसी तरीके से अमेरिका भी फंसा हुआ है ईरान के साथ में युद्ध में। हालांकि ये नॉन कॉन्टैक्ट ऑपरेशंस है, लेकिन इस पूरे दोनों गेम के अंदर, दोनों लड़ाइयों के बीच में और माहौल में, दुनिया का जो माहौल है उसमें प्लेयर्स रशिया, चाइना और अमेरिका हैं। और इस वजह से ये जो दौरा है एक बहुत सारी चीज़ें इसमें इज़हार करता है। शायद या यूक्रेन रशिया के लड़ाई के बीच में हो, शायद जो सैंक्शन लगाना है, सेकेंडरी सैंक्शन लगाना है ईरान के ऊपर में, उसके मत के ऊपर में हो। अभी आप देखें कि कुछ ही दिनों पहले, 2 दिन पहले, रशिया ने साउथ कोरिया के साथ में जो अच्छे संबंध एक्साइज चल रही थी मिलिट्री, कैंसिल कर दिया है। साथ साथ ट्रंप साहब ने नॉर्थ कोरिया की शासन की प्रशंसा की है। तो बहुत सारी उथल पुथल चीज़ें हो रही हैं, कहना बड़ा मुश्किल है क्या है, लेकिन ये ज़रूर है, एक संकेत देता है कि बिग 3 और ख़ासकर अमेरिका, ट्रंप जो साहब हैं, कुछ तो कुछ कोशिश कर रहे हैं लॉक जैम ठीक करने की। या वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, या एनर्जी की संकट हो दुनिया में, या हॉर्मुज़ हो, या ईरान के साथ वॉर हो, या फिर और कोई चीज़ हो। तो कुछ बड़ी चीज़ें तो हैं। और ख़ास करके जब आप डील करते हैं रशिया के साथ में, आपके परमानेंट ऑनवॉय हैं विटकॉफ वगैरह, और एक नई चीज डाल रहे हैं, तो कुछ नया है, देखना पड़ेगा क्या होता है। विटकॉफ और कुशनर को लेकर एक और खबर है, क्योंकि अब यूक्रेन को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां स्टीव विटकॉफ और कुशनर का कीव दौरा रद्द हो चुका है। और दौरा रद्द होने के बाद दुनिया में कई अफवाहें हैं। ट्रंप के दूत हैं विटकॉफ और कुशनर हैं दामाद। तो ऐसे में कीव दौरा रद्द हो चुका है। टाइमिंग हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, जहां साफ है कि किस तरीके से CIA चीफ मॉस्को में है। अमेरिकी विमान भी पहुंचा है। हालांकि क्या ट्रंप की रूस यात्रा ऐसे में तय है, और ये जो मॉस्को मिशन के राज हैं, जो हो रही मुलाकात, उसके जरिए इस वक्त क्या इंडिकेट हो रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल। वहीं एक और सबसे बड़ी खबर विटकॉफ और कुशनर को लेकर थी। तो वाकई में इस बार कुछ अलग हुआ है। जैसा मनीष भी इससे पहले बता रहे थे कि पहले अक्सर हमने देखा, कभी भी कोई भी ऐसा मौका होता था डायलॉग को लेकर, तो स्टीव विटकॉफ जो स्पेशल एनवॉय है और जैरेड कुशनर जो कि ट्रंप के दामाद है, वो नजर आते थे। लेकिन इस बार क्यों नहीं गए कीव, ये सवाल है। खबर क्या है, विटकॉफ कुशनर का कीव दौरा अचानक से रद्द हुआ। कहा गया है कि विटकॉफ कुशनर की कीव यात्रा टाल दी गई है। वजह क्या बताई गई है, कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले। सच क्या है, दर्जनों यूरोपीय नेताओं ने कीव की यात्रा की। विटकॉफ अभी तक 8 बार मॉस्को जा चुके हैं। मॉस्को पर यूक्रेन लगातार ड्रोन अटैक कर रहा है। अब सवाल यहां पर क्या उठा है, विटकॉफ और कुशनर कीव क्यों नहीं गए? मॉस्को में खतरा नहीं, लेकिन कीव जाने में खतरा क्यों है? स्टीव विटकॉफ अभी तक मॉस्को 8 बार क्यों गए? क्या अमेरिकी कूटनीति रूस के लिए ज्यादा नरम है? क्या रूस और अमेरिका के बीच बड़ी डील हो रही है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और इसी को लेकर अब यह ख्यास लगाए जा रही कि एक तरफ युद्ध को रोका गया है, और दूसरी तरफ जिस तरीके से स्टीव विटकॉफ का ना जाना। नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर, एक बात बताइए कि अमेरिका के स्पेशल एनवॉय और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर तो हर बार एक्शन में नजर आते हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि जिस यूक्रेन को युद्ध में झोंका अमेरिका ने, कहकर कि ठीक है युद्ध करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अब वही अमेरिका ऐसा लग रहा है कि रूस को लेकर ज्यादा सॉफ्ट नजर आ रहा है। आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है? पर्दे के पीछे क्या चल रहा है ये सब? धन्यवाद करुणा, जय हिंद, शानो वरुणा। बड़ा प्रश्न है, आकलन जल्दी से करना चाहूंगा। इंडिपेंडेंस डे के दिन ट्रंप का कांग्रेचुलेशन देना और पीस के लिए आगे बढ़ो, ऐसा यूक्रेन को कहना। यूक्रेन का कहना कि हम पीस चाहते हैं लेकिन नहीं झुकेंगे। यूक्रेन की लगातार कॉन्स्क्रिप्शन पॉलिसी, जबरदस्ती लोगों को फौज में बहाल करना। पीएम के प्रधानमंत्री का पहला दौरा अपने देश से बाहर,
वो यूक्रेन में और वहां जाके विलिंग ऑफ कोलिशन को चेयर करना, नाटो की हट बरकरार रखना और ये कहना कि हम लगातार सपोर्ट देंगे और स्कैल्प मिसाइल के पार्ट की ब्लूप्रिंट देना, ये सब एक तरह की पोस्चरिंग है। और नाटो के अगेंस्ट में पुतिन का कहना कि नाटो जब तक वहां रहेगा, फोर्सेज वहां बनेंगी, हम कुछ नहीं मानेंगे, ये हुई एक तरफ की बात। दूसरी तरफ की बात कि कुशनर और विटकॉफ का दौरा रद्द और सीआई के डायरेक्टर का वहां लैंड करना। बाल्टिक का पानी अभी ठंडा है, जमा नहीं है, हलचल चल रही है, एक्सरसाइजेज चल रही हैं। लाटविया वहीं पर है और लाटविया से निकल कर आना यह भी इंडिकेट करता है कि कुछ न कुछ नाटो के साथ स्क्रमिशेस हुई जहां पर किसको रोकना जरूरी है। और वो भी एक बात समझ में आती है कि क्यों जो इंटेलिजेंस चीफ रह चुके हैं, बड़े विश्वासी हैं ट्रंप के, ये सीआई के डायरेक्टर, ये वहां क्यों गए ग्लोब मास्टर से सडनली। और युद्ध का रोका जाना ये एक बात हो सकती है, लेकिन अंदर की बातें अभी और समझनी पड़ेगी कि ये मुठ किस करबट बैठ रहा है। क्या पीस की तरफ जा रही है बातें या कुछ दबाव डाल के रोका जा रहा है ऐसी एक्टिविटीज जो विंटर से पहले तैयारी की जा रही हैं। जो हो रहा है वहां पर मिलिट्री के रूप में ऑपरेशन जो चल रहे हैं उस पर तो कुछ दबाव नहीं डाला जा रहा, क्योंकि पुतिन पीछे नहीं हटने वाले और कई अग्रेसिव पोस्चर के साथ, आपको पता है पुतिन विंटर के पहले तैयारी कर रहे हैं। उबाल लोगों में है, बहुत बड़ा उबाल इसलिए कि दोनों तरफ जबरदस्ती कॉन्स्क्रिप्शन की जा रही है, खासकर यूएस रशिया में 2022 के बाद अब लगातार लोगों को फिर से 3 लाख से ज्यादा सेना को अगले 3-4 महीनों में बहाल करना है। विंटर के पहले की लंबी तैयारी है और ऑयल सेक्टर पे, एनर्जी सेक्टर पे अटैक्स लगातार दोनों तरफ से जारी हैं, तो लंबे युद्ध की तैयारी मुझे दिखती है। लंबे युद्ध की तैयारी आपको दिख रही है, लेकिन आज एक और बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि फ्रांस के पूर्व मंत्री ब्रूनो ले मेयर ने बड़ा प्रस्ताव दिया है कि 6 यूरोपीय देशों को एक देश बनाने का यह प्रस्ताव है, जहां फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड इसमें शामिल। एक राजधानी और एक ज्वाइंट अर्थव्यवस्था का सुझाव। तो 6 यूरोपीय देश एक बनाने का प्रस्ताव आखिर है क्या? और ये पूर्व फ्रांसीसी वित्त मंत्री ब्रूनो ले मेयर की तरफ से दिए गए प्रस्ताव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इस प्रपोजल में है क्या? तो पूर्व फ्रांसीसी वित्त मंत्री ब्रूनो ले मेयर का यह सुझाव है, यूरोपियन यूनियन के 6 प्रमुख देशों को साथ लाने का प्रस्ताव दिया गया है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड इसमें शामिल है। मनीष, सवाल उसी एजेंडे को लेकर कि इस प्रस्ताव के तहत क्या समझा जाए, क्या कोशिश की जा रही है। हालांकि यूरोप की अर्थव्यवस्था को बेहद मजबूत बनाने की इसे कोशिश माना जा सकता है, यूरोप को तेजी से बड़े फैसले लेने लायक बनाना और बड़ी शक्तियों के सामने यूरोप को खड़ा करना। लेकिन रूस, अमेरिका और चीन से मुकाबला करना क्या मुमकिन है, यही सवाल। क्योंकि कितनी बड़ी इकोनॉमी है, कुछ फैक्ट्स रखते हैं। जीडीपी करीब है $15.3 ट्रिलियन से ज्यादा, जबकि दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत है। ऐसे में मुश्किल यह है कि 27 देशों में सहमति बनाना भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मनीष, देखिए, इस पूरे पहलू को अगर हम समझने की कोशिश करें तो कहाँ तो पहले पूरा यूरोप जो था उसमें ब्रिटेन भी था, फिर ब्रिटेन अलग हो गया, अब 30 देश हैं। अब इस 30 देश में से अगर आप 6 देशों का एक बनाना चाह रहे हैं, जो कि सबसे बड़े देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, और ये सबसे बड़ी इकोनॉमी भी है, तो कुल मिलाकर ये 6 मिलकर ये चाह रहे हैं कि बाकी और जो देश हैं, जो छोटे छोटे देश हैं और उतने डेवलप नहीं हैं, तो उनको बेसिकली आप लाइबिलिटी मान रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि तुम साइड हो जाओ, अब हम 6 मिलकर एक साथ रहेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक ये यूनिफिकेशन से ज़्यादा ये स्ट्रेटजी है कि यूरोप के बाकी देश जो इनके साथ उतने, कहाँ तो बात हो रही थी कि सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, अब ये है कि उनमें से बाकी जो कमज़ोर लोग हैं, कमजोर देश हैं, उनको आप साइड करना चाहते हैं और आप 5-6 मिलकर पूरे यूरोप की सारी यूरोप का एक गुट बनाना चाहते हैं। बहुत हद तक ये आप कह सकते हैं कि इनके जो अपने इंटरनल चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करने की ये सब कोशिश है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि एक बड़ी छतरी के नीचे हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, तो हम ग्रुप को थोड़ा छोटा और कर लेते हैं। ये अपने आप में बता रहा है कि यूरोप जिस महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ा था कि पूरा महादेश एक होगा, वो अब धीरे धीरे टूट रहा है। तो सपना तो था रूस को तोड़ने का, खुद यूरोप अब टूटने की कगार पे है। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर बताएं, नाटो के लिए फायदेमंद रहेगा यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा। यूक्रेन एक मजबूत सेना वाला देश है, ये जेलेंस्की बोल रहे हैं। अब ड्रोन और मिसाइलों की अहमियत बढ़ी है। ये देखिए आप, जिस तरीके से रूस को रोके रखा है, हालांकि एक बड़ा
जो भूभाग है, एक बड़ा जो इलाका है वो रूस ने कब्जा लिया, लेकिन इसके बावजूद 4 साल से जो किसी ने सोचा नहीं था, और एक बड़ा हमने देखा कि कैसे यू टर्न भी आता हुआ नजर आया जब मेजर सेटबैक यूक्रेनी ड्रोन ने हमला करके दिया रूस को। तो अब एक तरीके से यूक्रेन ये जताने की कोशिश कर रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है वो। तो जेलेंस्की ने फिर कहा यूक्रेन से नाटो होगा और ज्यादा मजबूत। एक तरीके से जेलेंस्की ने फिर से अपनी इच्छा, अपनी ख्वाहिश जाहिर की है कि नाटो के अंदर यूक्रेन को होना चाहिए, उसको शामिल करवाना चाहिए। क्या कहा गया? युद्ध जमीन से ज्यादा आसमान में इस वक्त घातक है। युद्ध ड्रोन, मिसाइल और तकनीक से घातक है। भविष्य का युद्ध सैनिकों की संख्या से तय नहीं होगा। नाटो में आया तो अनुभवी मजबूत सेना होगी। यूक्रेन कमजोरी नहीं, ताकत के रूप में डटा रहेगा। क्यों कहा गया है? रूस के लिए नाटो पर हमला ज्यादा जोखिम भरा है। रूस ड्रोन तकनीक में कई देशों से बहुत ज्यादा आगे है। ब्रजेश कुमार सर, एक बात तो तय है कि इतना एक्सपीरियंस हो गया है यूक्रेन को रूस का सामना करने में, और ना सिर्फ एक्सपीरियंस है बल्कि बीते 1 साल में हम देख रहे हैं बहुत एग्रेसिव तरीके से हमले किए जा रहे हैं। कई जगह बैकफुट पर भी आना पड़ा है, कई जगह मेजर सेटबैक का भी व्लादिमीर पुतिन को सामना करना पड़ा। तो ये जो ख्वाहिश है जेलेंस्की की नाटो में अब शामिल करवा देना चाहिए यूक्रेन को, ये क्या आपको लग रहा है इसमें? देखिए, ये पूरी लड़ाई की समस्या ही यही रही है कि यूक्रेन जो कि रशिया का एक हिस्सा था, यूएसएसआर का हिस्सा था, बाद में रशिया से अलग हुआ, और के आम तौर पे जितने प्रेसिडेंट्स रहे थे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, वो रशिया के साथ काम करना चाहते थे। जेलेंस्की शायद पहले ऐसे शासक हुए, इन्होंने कहा कि भाई हम नेटो में ज्वाइन करना चाहते हैं, और रशिया उनको सबक सिखा रही है। ये जो कहानी बन रही है कि 4.5 साल से वो लड़ रहे हैं, तो अपनी योग्यता, अपना वो बताना चाह रहे हैं कैसे यूक्रेन ईयू का और नेटो का और यूरोप देशों के लिए कैसे लाभदायक हो सकता है। स्वाभाविक है, जब अमेरिका की जो परछाई थी, अमेरिका के जो साया के नीचे नेटो चल रहा था, वो अलग हो रखा है। सबसे ज़्यादा कमज़ोर अपने आप को दुनिया में कोई आज देशों का समूह अपने आप को मानता है सिक्योरिटी के हिसाब से, वो ईयू है। क्योंकि नेटो का जो छत्र छाया था अमेरिका की जो फंडिंग थी, वो ख़त्म हो गई है या कम हो रही है या नहीं के बराबर है। उन्होंने अपनी डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाई है, खासकर पोलैंड जैसे देशों ने 400% से ऊपर जीडीपी बढ़ाई है, जो कि डिफेंस के ऊपर जाती है। तो इस माहौल के अंदर जो बातचीत पहले भी चल रही थी कि ये 6 बड़े देश इकट्ठे हो रहे हैं, ये डिफेंसिव है। मानते हैं कि 23 देशों का ईयू जो बनाते हैं, संस्था बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग दिक्कत है, मैनेज करना दिक्कत है, सिक्योरिटी से, इकोनॉमी से। तो ये बड़े देश हैं, वो इकट्ठा होना चाहते हैं ताकि एक वायबल जो अपोजिशन रशिया के अगेंस्ट दे सकें। उनको भय है रशिया से, और इसी कहानी के अंदर, कड़ी के अंदर फिक्स होते हैं जेलेंस्की, जो कहते हैं हम एक बड़ा देश है और आपको सार्थक सिद्ध होंगे। इनसिक्योरिटी है, उसको सिक्योर करना चाहते हैं। डेमोक्रेटिक इलेक्टेड वेस्टर्न कंट्री में चीज़ें बदलती रहती हैं, शासन बदलते रहते हैं, सोच बदलती रहती है, वो भी बहुत कुछ बदलने को इंडिकेट तो कर रही है। मनीष, सवाल मैं आपसे ही कर रही हूँ, अगर ट्रंप मॉस्को जाकर पुतिन के साथ यूक्रेन युद्ध के बीच बातचीत करते भी हैं, नेटो कहाँ स्टैंड कर रहा है इसमें? नेटो तो हर बार इस बात को लेकर आपत्ति करता आया है कि इस डायलॉग में हम तो कहीं शामिल ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अलास्का में पुतिन ट्रंप की मीटिंग के बाद ट्रंप को भी ये रियलाइज हुआ कि ये इतना आसान नहीं है कि व्हाइट हाउस केवल फैसला ले और बाकी दुनिया मान लेगा। और आप देखिए कि उसके बाद से क्या हुआ। उसके बाद से यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को आगे बढ़कर मदद की, और बहुत कम अब वो अमेरिका के भरोसे रह रहे हैं। पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल का मामला छोड़ दिया जाए तो अब वो अमेरिका से कह भी नहीं रहे कि आपकी मदद चाहिए, बल्कि पिछले दिनों यूरोपीय देशों ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में इतना इम्प्रोवाइज किया। एंड टू ऐड इन अ पॉइंट, सॉरी टू बट इन मनीष, यूक्रेन को ही बातचीत से बाहर रखा जा रहा है। नेटो कहां स्टैंड करता है, यूक्रेन कहां स्टैंड करता है? मुझे ये भी ऐड करना चाहिए फिर तो। यही तो बात है कि पुतिन और ट्रंप मिलकर तय नहीं कर सकते हैं कि ये युद्ध बंद हो जाए, क्योंकि इसमें यूक्रेन भी है, इसमें यूरोप भी है। बल्कि आप देखिए 24-48 घंटे पहले का डेवलपमेंट कि वेटिकन सिटी से पोप की तरफ से भेजा गया कि भैया अगर कोई शांति की बातचीत होगी तो एक पार्टी मैं भी हूं। तो इतने लोग दावेदार हैं, तो ट्रंप अगर चाहते हैं कि वो यूनिलेटरल कोई फैसला ले लें और कोई सीज फायर होगा तो वो होने से रहा। इसीलिए मुझे लगता है कि रूस यूक्रेन युद्ध बंद नहीं होगा, बल्कि आप देखिए कि सलामी के तौर पर जब CIA चीफ रूस के एयर स्पेस में थे ही
तभी यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक भी कर दिया, और वो भी 1-2 नहीं, 450 ड्रोन से अटैक हुए हैं। बिल्कुल, और हमले की एक और बड़ी खबर मनीष आ रही है, जहां रूस के ओडेसा इलाके में ये बड़ा अटैक हुआ है और यूक्रेनी सेना के लॉजिस्टिक्स तबाह कर दिए गए। यूक्रेनी पोर्ट और शिप्स पर ये सटीक हमले थे। यूक्रेन की ऑयल टैंकर क्षमता को नुकसान। और देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है पोर्ट सिटी ओडेसा पर। रूस ने जो हमला किया, इसमें यूक्रेन को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन की युद्ध क्षमता बहुत ज्यादा कमजोर हुई है। मिलिट्री एक्सपर्ट अनातोली का बड़ा दावा, यूक्रेन में बिजली, गैस, ईंधन की भारी कमी है। टैंक में ईंधन नहीं भर पा रही है यूक्रेनी सेना। यह हालात है। और सबसे बड़ी खबर है, युद्ध में यूक्रेन को लगातार नुकसान जारी है, जहां यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री फेदोरोव का यह दावा है कि भ्रष्टाचार की वजह से हार की तरफ है कीव और यूक्रेन के पास जीतने का पूरा मौका। यूक्रेन के पास कोई प्लानिंग नहीं है। जहां देखिए, लगातार हो रहे हमलों के बीच मिलिट्री एक्सपर्ट भी बड़ा दावा कर रहे हैं और यूक्रेन के ऑयल टैंकर क्षमता को नुकसान का दावा भी किया गया है। जहां देखिए, लगातार रूस की तरफ से भी ओडेसा में हमले हुए हैं और भ्रष्टाचार की वजह से हार की तरफ की। अब कैप्टन श्याम कुमार सर, ये एक और बड़ा दावा किया जा रहा है। हालांकि मैं तो यही कह रही थी कि आज के इस हालात में यूक्रेन बातचीत में तो कहीं स्टैंड नहीं करता, लेकिन क्या वाकई इस वक्त यूक्रेन के पास कोई प्लानिंग नहीं है जो दावे किए जा रहे हैं? क्योंकि ये दावा खुद यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री कर रहे हैं। देखिए, यूक्रेन किसी तरह से इस लड़ाई में अपने आप को बचा के रखना चाहता है और साथ साथ छिटपुट अटैक ड्रोन की लड़ाई से वो लड़ रहा है। इतने सारे ड्रोन के साथ अटैक करना, पहले तो ऑयल रिफाइनरी, उसके बाद इनके रिटेलर्स जो हैं, ऑनलाइन रिटेलर्स, उसके ऊपर लॉजिस्टिक सपोर्ट यूनिट्स के ऊपर अटैक, इकोनॉमी को प्रभावित करना, ये उसका तरीका बन गया है। और ग्रेन कैरिंग बल्क कैरियर्स को डिस्ट्रॉय करना ब्लैक सी में रशिया की तरफ से, या उनके एनर्जी टारगेट्स को जो विंटर में उनको प्रभावित करेंगे उस पर करना, ये सब इंडिकेट करता है कि दोनों तरफ से कोशिश जारी है कि ये लड़ाई चलती रहे। एक बात बड़ी अच्छी कही है जेलेंस्की ने कल परसों अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में कि अगर हम और लैंड दे भी दें तब भी पुतिन ये लड़ाई नहीं रोकेंगे। ये कह के वो मान रहे हैं कि जब तक नाटो यहां नहीं आएगा, इंटरनेशनल फोर्स नहीं बनेगी, शायद ये नहीं बनेगा। तो मुझे लगता है अभी बहुत मुश्किल है कहना कि लड़ाई रुकेगी। दोनों तरफ से पोस्चरिंग जारी है, हर तरफ से। बिल्कुल सर, पोस्चरिंग हालांकि दोनों तरफ से हो रहा है। ब्रिजेश सर, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी है यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री की तरफ से कि कोई भी प्लानिंग नहीं है। और ये तो हम देख रहे हैं, यूक्रेन का जो हश्र हो रहा है, भले ही वो युद्ध को लंबा खींच रहा है, लेकिन नुकसान तो हो ही रहा है और ज्यादा इलाकों को रूस कब्जा रहा है। करुणा, ये जो पुरानी जो रक्षा मंत्री हैं वो ऑपोजिशन में हैं। हाँ। तो वो कुछ भी कह सकते हैं। हाँ। लेकिन दुनिया तो ये समझती है कि 4.5 साल से एक छोटा देश यूक्रेन एक सुपर। नहीं, मेरा सर सवाल ये था कि सिर्फ डटे रहना काफी नहीं, हम तो नुकसान भी देख रहे हैं, इलाका गंवाते जा रहे हैं जेलेंस्की लगातार। क्या वो नजर नहीं आ रहा है क्या? देखिए, इलाके में कोई खास तब्दीली नहीं हुई है। हाँ। हल्की फुल्की कुछ किलोमीटर भी नहीं जीत पाए हैं, वैसी बात नहीं है। अच्छा। और यूक्रेन का पलड़ा खासकर ब्लैक सी के अंदर और इस एरिया में, क्रीमिया के एरिया में बहुत तगड़ा रहा है। जो रशिया की एनर्जी जाती है वो नहीं जा पा रही है। तो ये नहीं डिसमिस नहीं कर सकते हैं जेलेंस्की को, जिन्होंने अपने कम रिसोर्सेज के साथ में अच्छा रैली किया। लेकिन बात सही है, 4.5 साल लड़ाई के बाद में आप किस हालत में हैं, आपके देश किस हालत में है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर किस हालत में है, उसको असर तो पड़ेगा ही। ये बात भी कहना आसान नहीं है कि रशिया पूरी तरह हावी हो गया है या हावी हो जाएगा, ये बड़ा मुश्किल है। मैं तो कहूँगा स्टेलमेट है। और एक मिलिट्री पावर्स में कहा जाता है लिमिट्स ऑफ पावर दिखाई दे रहा है। कितना भी शक्तिशाली देश 21वीं शताब्दी में किसी और देश के उसके मन के खिलाफ काबू नहीं कर सकता। बिल्कुल। ब्रिजेश सर, कैप्टन श्याम कुमार और मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम बड़ी खबरों पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस के लिए, क्योंकि अब क्या आने वाले वक्त में युद्ध को लेकर बड़ा फैसला होने वाला है। फिलहाल रूस से सामने आ रही हलचल बड़ा संकेत जरूर दे रही है।